नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है डिप्टी श्यामाचरण। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान का द्वितीय भाग है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम ना था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह था कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर ना जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर ना हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान समा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदनंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवे। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेजी के भेंट को ना गए। वंश, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारागण में बैठते, तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग आलाप के बैठने में भी उनको कुछ संकोच ना था, परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस ना होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलों से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकयन, उस पर एक रेशमी काम की आवा, काला स्मीला ढीला पाजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उनकी कोट पतलों से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर के मंडलांतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजीन नौकर रख ली थी। महाराजीन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसे रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस ना हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह फतेहपुर सिकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग में एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी ना लिख सकता था। इसलिए वहाँ से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु
इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना है। प्रेमवती ने इस मारधाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्ला कर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुर भाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरे हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ चला था। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई। वहां उसने बिरजन को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। बिरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे एक कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया, जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू ने बातें होने लगी। बहू चंदा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती, और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा। प्रेमवती, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़के लड़के के बराबर नहीं ठहरती, तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी बिरजन कमला से बहुत भारी है। सेवती, कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगे, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंदा, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंदा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती, यह तो तुम आप ही करो। तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंदा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखी। सेवती, तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ तो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंदा, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती, लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंदा, मैं इस समय ना गाऊं, क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती, मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चिताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वन और रसीली आंख, प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। तुम तो श्याम, आप तो श्याम पियो दूध की कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंदा रुष्ट हो गई। बोली, बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती, आओ हम तो मिलकर गाए। चंदा, कोयल और कौवे का क्या साथ? सेवती, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंदा, तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता।
तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंदा में चाहे और गुण ना हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि उसके प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंदा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियां का पूरक है। सेवती, निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंदा, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती, 3-4 दिन हुए होंगे। चंदा, तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंदा, आज विवाह के समाचार लिख देना, लाओ कलम दवात। सेवती, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंदा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंदा, अच्छा, गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूं। चंदा, ना लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती, तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ। चंदा गाने लगी। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर ना रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंदा ने दूसरा पद गाया। आप तो श्याम रखो 2-2 लुगाइयाँ, मेरी तो आप ही पे नजर हो। तुम तो श्याम। लुगाइयाँ पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंदा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाओ कागज। सेवती, नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख, भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ। आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख दी, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, 2-2 चोंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निदान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बद कर आज आगा शेरली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल, विश्वास मानो सेवती, कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, यह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया। मान लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दावा कि सिर न उठाने दिया।
नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाघ चिड़िया को। आखिर बग टूट भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगी। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है। परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही काट दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए? सेवती, दो लुगाइयाँ। यह कहकर दोनों ठेका मारकर हंसने लगे। सुदामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के ही धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेली की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातः काल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते, और बिरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई रात दिन रोया करती। किसी को इतना अवकाश ना था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप ही अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपने मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता। बिरजन के घर जाने की तो उसने शपथ सी कर ली थी। बरं जब कभी वह आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो इस भांति मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि बिरजन रोने लगती और सुबामा से कहती, चाची, लल्लू मुझसे रुष्ट है, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलते, तुम चल कर मना दो। यह कहकर वह मचल जाती और सुबामा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती। परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। बिरजन द्वार तक यह कहती हुई आती कि लल्लू, तनिक सुन लो, तुम्हें हमारी शपथ, तनिक सुन लो। पर जब वह ना सुनता और ना मुंह फेर कर देखता ही, तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भली भांति फूट फूट कर रोती और कहती, यह मुझसे क्यों रूठे हुए हैं? मैंने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुबामा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है। उसे अपने पुत्र की निठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह तो केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी लोग दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बंध गए। यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है, जो कभी हाथ से ना निकलेगी, और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है, जो जीवन पर्यंत सिर से ना उठे। आज संध्या को सुबामा, सुशीला, महाराजिन सब की सब मिलकर देवी की पूजा करने को गई। महरिया अपने धंधों में लगी हुई। बिरजन व्याकुल होकर अपने घर में से निकली और प्रताप के घर आ पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। बिरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उजाले में उसका बदन कुम्हलाया और मलिन नजर आता है। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई हैं। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई है। पुस्तकें फैली हुई है। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। बिरजन ने चाहा उसे जगा दो, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठा कर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा दिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उसके मुख से
यह वाक्य निकला, बिरजन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर पश्चात, बिरजन कहाँ जाती हो, यहीं बैठो। फिर करवट बदल कर, ना बैठोगी? अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे ना बोलूँगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखें कहाँ जाती है। यह कहकर वह लड़का जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता है। बिरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही आंखें खुल गई। 1 मिनट तक उसकी भाव शून्य दृष्टि बिरजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर अचानक उठ बैठा और बिरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई बिरजन? मैं अभी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। बिरजन ने बोलना चाहा, परंतु कंठ रुंध गया और आंखें भर आई। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर कहा, क्या यह सब तुमने साफ किया? तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? बिरजन ने इसका भी उत्तर ना दिया। प्रताप, बिरजन तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? बिरजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भाव से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर बिरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप, न जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। बिरजन, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बतलाओ, मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए? प्रताप, मैं तुमसे रूठा थोड़े ही हूँ। बिरजन, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रताप, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ? बिरजन, अब तक तो तुमने कभी यह बहाना न निकाला था, क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई? यह कहकर बिरजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ, बोला, बिरजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए मैं भी बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, परंतु कितना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें स्मरण में ना आए, वे नहीं मान। अभी सोते सोते तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सौंदर्यों की जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां, रुक्मिणी, सीता, रामदई और चंद्रकुंवर 16 श्रृंगार किए इठलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमा देवी अभी कुंवारी ही। दोनों सूर्य और चंद्र थी। मंडप के तले डोमनिया और गवरीहारी ने सोहर और सुहाग अलाप रही थी। गुलबिदा नाइन और जमनी कहारिन दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से भरवाए, गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नवजौवना थी, जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें आमोदाधिक्य से मतवाली हो रही थी और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चूहा से इतना अवकाश ना मिलता था कि बाल बुधवा ले। महाराजन की बेटी माधवी सीट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए, भीतर बाहर किए हुए। रुक्मिणी ने सेवती से कहा, सीतो, तुम्हारी भावच कहाँ है? दिखाई नहीं देती, क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेव मुस्कुराकर, पर्दा क्यों नहीं है? हमारी नजर ना लग जाएगी? सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रमा के कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्या पड़ी हो? अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंदा,
कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं? सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंदा, अभी मैं ना बदलूंगी। सेवती, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता। सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंदा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा, तो यह उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यह कहिए तभी योग साधा है। चंदा, दोपहर तो हुई, शायद अब न आएंगे। इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंदा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जोह रही है, इसलिए यह भेष रचा है। कमला, मूर्ख है, उन्हें गरज होगी, आप आएंगे। सेवती, इनकी बात निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे पर मुख से एक शब्द भी ना निकाले, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात ना करो, तो वे तुम्हारे सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि इसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुंह झूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर उठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताओ। प्रतीक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा छलने को तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि मुस्कुराकर पाँव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध, पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जानूं, पट्टी में आ गई। जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होंगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट ना ली, दूसरे दिन भी ना बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली है कि पुरुषों को प्रेम कभी ना जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी में से मैं ना आ सकी थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया। खूब बातें हुई। सेवती, छोटे हैं, नवरिये हैं। बात यह हुई कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे बाहर गए हैं, पान बना के दे। मैं पान देकर आई, चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़ कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ा कर भागी। कमला, निकली ना छोटी बात, वही तो मैं भी कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बातें की होंगी, परंतु नहीं, अपना ही हट किए जाए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने यह कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। न जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे तो थोड़ा मिथ्या प्रस्ताव का अल्लाह गाते फिरेंगे ज्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मान। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यहाँ थाड़ी बतलात हो और तुम्हार सखी तुमका आंगन में बुलौती है। सेवती, देखो भाभी, अब देर न करो। गुलबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मिणी बोली, वाह भाई, खूब, यहाँ आकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से बोले क्या। सेवती, कमला बहन चली गई, उनसे बातचीत होने लगी। दोनों आ रही हैं। रुक्मिणी, लड़कोरी है ना। सेवती, हाँ, 3 लड़के हैं। रामदेई, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्र कुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लो। सीता, दोनों बहिनें एक से बढ़कर एक है। सेवती, सीता को ईश्वर ने वर अच्छा दिया है, इसने सोने की गौ पूजी थी,
रुक्मिणी जलकर, गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता, तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो 20 खा ले। रुक्मिणी, यो कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती, सुख नहीं धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मिणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों वह समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के लिए हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खटा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकोवल, दूल्हा सबसे अच्छा वह जो मुंह से बात निकलते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात न चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता, न जाने कोई पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मिणी, तुम बपोरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्राभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुँच, गहनों से गोंदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया ज्योति पहने, सुगंध में बस, आंखों से चपलता बरस रही थी। रामदेव, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करो, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था, कुसुम की माँ आई तब जाके जुड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जैकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सी कर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियान बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाई हुई आई, भैया आए भैया आए, उनके संग जीजाजी भी आए हैं। ओहो ओहो। रानी, राधाचरण आए क्या। सेवती, हाँ, चलो तनिक भाभी को संदेश दे आऊं। क्या रे, कहाँ बैठे हैं। माधवी, उसी बड़े कमरे में, जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपया दिया। यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी, सीतो, अब मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी। यह कहती हुई सेवती चंदा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंदा, क्या आ गए, तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती, हाँ, मताने मैं चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंदा, बाहर बैठे क्या बकर रहे हैं, किसी को भेज कर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाओं का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दी। आयु 24-25 बरस से अधिक न थी, बड़े ही हंसमुख, गौरवन, अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच कट की दाढ़ी, खड़ी मूछे, लवंडर की लपटें आ रही थी, एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सीतो, 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी। सेवती, मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं। यह कहकर वहाँ से हट गई। चंदा ने घूंघट उठाकर कहा, वहाँ जाकर भूल जाते हो। राधाचरण हृदय से लगाकर, तभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।